हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हमने साहित्य इतिहास के 20 प्रश्नों की श्रृंखला है वो शुरू की थी, जिसमें आपका काफ़ी सहयोग और आपका समर्थन देखने को मिला है। आपकी अच्छी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन दोस्तों आपने अभी तक ये नहीं बताया कि किसके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जब यदि आपने पूरी क्लास ली है, पूरी सीरीज हल की है, तो आप कमेंट में बताने का भी दोस्तों कष्ट करें कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं, जिससे दुनिया को नहीं आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर इस समय स्टैंड कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज ये दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं लिया है तो उसको जा कर के देखिए और बताइएगा कि क्वेश्चनों का प्रकार है वो कैसा है, जिससे कि उसके कठिनाई स्तर को निर्धारित किया जा सके। केवल कुछ रचनाएं पढ़ लेने से ही हमारा जो साहित्य है दोस्तों वो कंप्लीट नहीं हो जाता। हम कितना भी पढ़ें, लेकिन हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए पढ़ने की। आप सोच रहे हो मैंने तो 3-4 बार साहित्य पढ़ लिया। मैंने दोस्तों लगभग 20 बार साहित्य पढ़ लिया, ज़्यादा ही पढ़ लिया। सारे ग्रंथ पढ़ लिए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ लिए, आपके विश्वनाथ त्रिपाठी, जो भी आपके महत्वपूर्ण जो भी इतिहास हैं वो मैंने पढ़ लिए। लेकिन फिर भी आज भी मुझको दोस्तों कुछ नहीं आता। वास्तविकता यही है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम 3-4 बार पढ़ लिए, हमें तो कुछ याद नहीं होता, ये नहीं है वो नहीं है, हर किसी की यही कहानी है दोस्तों। लेकिन करत करत अभ्यास से कवि वृंद ने कह दिया, जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। कब तक याद नहीं होगा? 1-2 किताबों की क्या औकात है कि वो हमसे बड़ी हो जाएंगी। तो जिस दिन आप किताबों को बड़ी कर लेंगे, पढ़ाई को बड़ा कर लेंगे, तो उस दिन आपसे बड़ा हो जाएंगी, ठीक है। और जिस दिन आप खुद बड़े समझने लग जाएंगे, तो उस दिन किताबें आपके लिए छोटी हो जाएंगी। जिस दिन आप हिंदी से या किसी भी विषय से प्यार करेंगे, रुचि के साथ में पढ़ेंगे, तो याद करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपना आप चीज़ें अपना दिमाग में, अंतर्मन में बैठती हैं, और दिमाग है वो आपका कुछ ही चीज़ों को याद रख पाता है। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो चीज़ फिर दिमाग के अलग ही कोई हिस्सा होता है, वहाँ पर जा कर के बैठ जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कभी भी मेरे साथ में तो दोस्तों निराशा में नहीं आए। मैं आज भी भूल जाता हूँ ऐसी ऐसी चीज़ों को, जो मुख्य चीज़ हैं। जैसे किसी भी चीज़ को क्या पता कब दिमाग से खिसक जाए। तो ये एक दोस्तों मानवीय प्रवृत्ति है, ठीक है। इंसान ही भूलता है। लेकिन यदि आप इस चीज़ को पकड़ करके बैठ जाएंगे, तो फिर आप कभी भी दोस्तों भूलना है उसको नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, आज की शुरुआत है। हालात ए कन्हैया नामक रचना किसकी है? पूरन भगत, अमीर खुसरो, विद्यापति, गोरखनाथ। बताइए दोस्तों, हालात ए कन्हैया नामक रचना किसकी है? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी, मुकरियाँ लिखी, 2 सुखने लिखे, हालात कन्हैया लिखे, नूहू सिपहर नामक रचना लिखी थी। खड़ी बोली हिंदी के ये प्रथम कवि माने जाते हैं। तो आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। अगली जो आपकी प्रश्न है वो है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोड़ा कवि और मेरुतुंग। तो दोस्तों आपके प्रबंध जो चिंतामणि है, इसके रचयिता हैं आपके जैनाचार्य मेरुतुंग, ठीक है। अगली जो आपके प्रश्न है वो है, आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने प्रदान की है? आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने प्रदान की है? हरीशचंद्र वर्मा ने, राम खिलावन पांडे ने, सुमन राजे ने और पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। तो दोस्तों आदिकाल को आधार काल कहने वाली हैं आपके सुमन राजे। सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा है, क्योंकि सबसे पहले ये काल था। हिंदी साहित्य की जो नींव पड़ी थी वो आदिकाल में पड़ी थी, इसलिए इन्होंने सुमन राजे ने इसको आधार काल कहा है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम समर्थ कवि किसे कहा जाता है?
अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके श्रीधर पाठक। दोस्तों कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा ज्ञान की याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो केवल आपके ध्यान पर, आपके अवधान पर, आपकी एकाग्रता पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, आपको पता होता है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो आपका गलत हो जाता है। तो खड़ी बोली हिंदी के दोस्तों एक तो हैं पहले कवि, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं आपके अमीर खुसरो। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि तो वो हो जाएंगे आपके श्रीधर पाठक, जिनको कि हिंदी के स्वच्छंद धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। तो अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के रचयिता माने जाते हैं? गंगा प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद विमल, गंगा सहाय प्रेमी और गंगाराम सैनी। आपका दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है। हिंदी के मुसलमान कवि, और इस बार की जो आपकी कॉलेज व्याख्याता की जो परीक्षा थी उसमें भी ये आपका पूछा गया था। तो ये आपके हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के रचयिता हैं आपके गंगा प्रसाद सिंह। तो हिंदी के जितने भी दोस्तों मुसलमान कवि हैं उन पर उनको संकलित करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गंगा हिंदी के मुसलमान कवि, जो कि गंगा प्रसाद सिंह की पुस्तक है। अगला आपका प्रश्न है भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने प्रदान की है? आचार्य शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। बताइए दोस्तों, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो आपका आसान सा क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि आपने सोच लिया होगा और सही सोचा होगा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी काल को आपके जागरण सुधार काल की संज्ञा है वो प्रदान की है। और भारतेंदु काल जो नामकरण है वो आपके आचार्य शुक्ल का है। नाथों में ये दोस्तों आपका आदिनाथ है। ठीक है, आदिनाथ। तो नाथों में आदिनाथ की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, चौरंगीनाथ, निम्न में से कोई नहीं। नाथों में आदिनाथ की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, चौरंगीनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है नाथ हैं वो अलग अलग के अनुसार हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी है, लेकिन राम कुमार वर्मा है, ठीक है, उन्होंने अलग अलग मानी है। इसी प्रकार जो आदिनाथ है वो कहा जाता है आपके शिव को। आदिनाथ हो गया, मच्छंदरनाथ हो गया, आपके गोरखनाथ हो गया, आपके ज्वालेंद्रनाथ, गाहेड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार आपके आदिनाथ नाथों की जो संख्या है वो 9 हो जाएगी। अब इसमें दोस्तों ध्यान देने की बात ये है, यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा आदिनाथ है, ठीक है, तो आदिनाथ का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि निम्न में से सबसे जो प्राचीन है, आदि कवि जैसे हम वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है, यानी जहाँ से शुरुआत है। तो यहाँ पर यदि ये पूछता कि निम्न में से कौन सा आदिनाथ है, यानी कि शुरुआत का नाथ है, सबसे पहला नाथ है, तो वो हो जाएगा आपके मच्छंदरनाथ। और अब पूछा है कि नाथों में आदिनाथ की जो संज्ञा है, तो आदिनाथ दोस्तों कहा जाता है शिव को। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपके शिव। अगला जो आपका प्रश्न है वो है संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्य धारा है, कथन के प्रयोक्ता माने जाते हैं आचार्य शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संपूर्ण साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्य धारा है, कथन के प्रयोक्ता माने जाते हैं आचार्य शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके राम कुमार वर्मा। देखिए
बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें दोस्तों कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आचार्य शुक्ल के तो लगभग सभी कथन आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो जो उन्होंने कहा है प्रत्येक पंक्ति उनके इतिहास की महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि अन्य इतिहासकार जैसे कि आपके गणपति चंद्रगुप्त हैं, बच्चन सिंह है, रामकुमार वर्मा है, इनसे यदि आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं उस प्रश्न की भाषा में ही आपको क्ल्यू दे दिया जाएगा, ठीक है, उसमें ही आपको उत्तर दे दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इसमें उत्तर कहाँ है। थोड़ा सा भी जिसने समझ के साथ में लगाया होगा तो उसने मान लिया होगा कि संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है, यानी कि जो संत साहित्य होता है हमारा निर्गुण संत काव्य है उसको नाथ साहित्य पर ही अवलंबित बताया है। नाथों की परंपरा का रूप ही संत काव्य का धारा है। तो यहाँ पर संत काव्य शब्द का प्रयोग है वो किसने किया है, तो रामकुमार वर्मा ने। जो निर्गुण काव्य धारा की जो संत काव्य किसने कहा है दोस्तों, तो वो रामकुमार वर्मा ने कहा है। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य सबसे पहले रामकुमार वर्मा ने कहा है, और यहाँ पर 2 बार आपका संत साहित्य संत काव्य आ रहा है, तो सीधा सा है दोस्तों, आप तुक्का भी यदि लगाएं तो कम से कम सोच समझ के लगाएं, तो यहाँ पर रामकुमार वर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, कौन से नाथ को रसायनी कहा जाता है, गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, नागार्जुन और जालंधरनाथ। तो कौन सा नाथ है उसको रसायनी कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके नागार्जुन। जो नाथों में नागार्जुन है उनको दोस्तों रसायन नाथ कहा जाता है, रसायनी कहा जाता है। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, भविष्यत कथा कहा नाम की भविष्यत कथा नाम की रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा किसने प्रदान की है। देखिए दोस्तों, कुछ तो आपके प्रश्न हैं वो बहुत सरल हैं, लेकिन कुछ आपके प्रश्न मैंने थोड़े से, ठीक है, जो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप पर जिन्हें आत्मविश्वास है कि भाई हम तो कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, तो उनके लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन हैं वो ऐसे डालने का मैं प्रयास करता हूँ। तो भविष्यत कथा नाम की रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा किसने प्रदान की है, डॉक्टर ग्रियर्सन, एडविन ग्रीव्ज, हेनरी मार्टिन और विंटर नित्ज। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके विंटर नित्ज महोदय ने भविष्यत कहा, जो कि 10वीं शताब्दी के धनपाल की आपकी रचना है, ठीक है, उसको इन्होंने रोमांटिक जो चरित काव्य है उसको रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा इन्होंने दी है। तो दोस्तों सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं आपको मैं हिंदी साहित्य की कक्षाएं करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपके दोस्तों सारी की सारी जो चीज़ हैं नोट्सों के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप यदि उन कक्षाओं को प्यार देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 4 किताबें पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे दोस्तों जो भी जिसके बारे में जितना ज़्यादा है आप चाहिए याद करने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, मैं तो कितना भी दोस्तों डिटेल से पढ़ा सकता हूँ। तो विंटर नित्ज महोदय ने इसको रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा दी है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहकर किसने पुकारा है, शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहकर किसने पुकारा है, शिव सिंह सेंगर, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत हैं उनको अपभ्रंश का भवभूति है और अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है, ठीक है, इनकी एक रचना है महापुराण, उसके कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। तो शिव सिंह सेंगर अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को मानते हैं। पुष्य दंतकृत महापुराण रचना में कितने महापुरुषों की रचनाओं का उल्लेख मिलता है, 9, 33, 63 और 12। बताइए दोस्तों, अच्छा आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके 63। पुष्यदंत जो कि हमने ऊपर पढ़ा, शिव सिंह सेंगर ने जिनको अपभ्रंश का भवभूति कह करके पुकारा है, उन्होंने रचना लिखी थी सर्वाधिक महत्वपूर्ण महापुराण, ठीक है। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है और इसीलिए इस रचना को 63 गुणा अलंकार भी, महापुराण गुणालंकार भी कहा जाता है। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं गिरधर, कविराय, कृपाराम, शारंगधर और जज्जल।
तो दोस्तों बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता आपके माना है, वो माना है आपके शारंगधर को। ठीक है, हालांकि जो गिरधर कविराय है दोस्तों, उनकी कुंडलियाँ हैं वो विशेष प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं उन्होंने सबसे पहले जो कुंडलिया छंद का प्रमुख प्रयोक्ता माना है वो शारंगधर को माना है, जिन्होंने आचार्य शुक्ल ने इनकी रचना हम्बीर रासो मानी है। ठीक है, आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी और झावरमल शर्मा। बताइए दोस्तों, आधुनिक काल से आपका ये प्रश्न उठाया गया है। आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी और झावरमल शर्मा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बाबू बाल मुकुंद गुप्त। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने संपादन किया था। और हिंदी को खड़ी बोली, हिंदी को जो सबसे पहले जो प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और खड़ी बोली हिंदी की जो व्याकरणिक अशुद्धियाँ थीं उनको भी समाप्त करने का कार्य किया था इन्होंने। और इसके लिए दोस्तों ये अपनी पत्रिका में विभिन्न छद्म नामों से रचनाएं लिखते थे, जिसमें एक आत्माराम भी था। और इस आत्माराम के छद्म नाम से इन्होंने बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने इनकी, ठीक है, आत्माराम के नाम से दोस्तों बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने इनकी आलोचना की थी। अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपके, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। साकेत के नवे सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन मिलता है। और साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। बताइए दोस्तों, आपके इसी प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों, अब की बार देख लेना, आप सेकंड ग्रेड में आने वाले हैं। इसी प्रकार के आपके डेस्क्रिप्टिव जो प्रश्न हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे साहित्य के। तो निम्न में से जो असत्य कथन है दोस्तों वो हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं, राम भक्त कवि थे, बिल्कुल सही है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो मैथिली शरण गुप्त राम कवि थे, सही है। ठीक है, यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है, ये दोस्तों कथन है वो गलत है, क्योंकि जो यशोधरा है वो एक बौद्ध काव्य है, यानी कि बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, उनके विरह का वर्णन है, उनकी वेदना का वर्णन है यशोधरा काव्य पर देखने को मिलता है। साकेत के नवे सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है, ये आपका फर्स्ट ग्रेड में भी लगा दिया गया आपकी बार। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल सही है, इसी कारण है मैथिली शरण गुप्त को राम भक्त कवि कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, निम्न में से कौन द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? राम नरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, रामचरित उपाध्याय और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगी आपके श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है आपका, दिवस का अवसान समीप था, पंक्तियों के रचयिता हैं। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक और निराला। दिवस का अवसान समीप था, पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक और निराला। तो इसका जो आपका उत्तर है वो है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बहुत बार इनकी जो ये पंक्ति है वो पूछी जाती है, और ये इनके जो ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ठीक है, उस महाकाव्य से ली गई है कि दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला। और निराला की भी दोस्तों इससे मिलती जुलती एक पंक्ति है कि दिवसावसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने ये पंक्ति उठाई थी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और रामचंद्र शुक्ल। बताइए दोस्तों,
तो ज्ञान राशि के संचित कोश को किसने साहित्य का नाम दिया है? बहुत बार मैंने आपको बताया है, भूमिका की क्लास में भी, हर जगह दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल ने कहा है आपके कि जनता की चित्रवृत्ति का जो प्रतिबिंब है उसको ही साहित्य कह दिया है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का जो प्रधान लक्ष्य है वो मनुष्य को माना है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी की दोस्तों जो परिभाषा है वो है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं हैं? बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मिस पद्मा और छोटा जादूगर। किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं हैं? बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मिस पद्मा और छोटा जादूगर। तो आराम से आपने पता लगा लिया होगा दोस्तों, इसके जो उत्तर है वो है आपके छोटा जादूगर। आपने बचपन में ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। ये दोस्तों प्रसाद की कहानी है और इस कहानी के आधार पर ही कहा जाता है दोस्तों, जो प्रसाद थे वो तत्सम शब्दावली युक्त गद्य भाषा का प्रयोग करते थे, बहुत ही कठिन और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो छोटा जादूगर भाषा है उसमें आपकी बहुत ही सरल, प्रभावमयी और जो आपकी आम बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग किया है। अब की बार नेट में भी ये प्रश्न आ गया था। अज्ञे के कहानी संग्रहों का प्रकाशन का सही क्रम क्या है? तो अज्ञे के कहानी संग्रहों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? परंपरा, शरणार्थी, विपथगा, अमरवल्लरी, अमरवल्लरी, विपथगा, शरणार्थी, परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी, परंपरा, विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी। बताइए दोस्तों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके चौथा, ठीक है। चौथा सबसे पहले इनका विपथगा था, परंपरा, फिर आपकी शरणार्थी, फिर आ जाएगा 1937 में इन्होंने विपथगा कहानी संग्रह उसको प्रकाशन करवाया था। 1940 में आपकी परंपरा हो गया, ठीक है, शरणार्थी हो गया, फिर आपका अमर वल्लरी हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में 20 प्रश्नों का हमने सॉल्व किया है। अब आपके यदि दोस्तों 15 भी यदि सही हैं तो आप मान लेना कि आपकी स्थिति है वो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन हैं आपके, मैंने 4-5 क्वेश्चन तो मैंने आपके बहुत ज़्यादा कठिन डालने की कोशिश की थी, ठीक है। ये जो आपका ये क्वेश्चन है आपके नेट लेवल का ये क्वेश्चन है, वो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों 15 यदि आपके क्वेश्चन हैं, किस किस के 15 सही हुए हैं कमेंट करके बताएं। और जिसके दोस्तों 15 सही नहीं हुए हैं तो आपको निराश हताश नहीं होना है, आपको केवल इस बात पे ध्यान देना है कि भाई मेरे गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, उस कारण का आपको समाधान करना है। साइकोलॉजी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, ठीक है, शिक्षण विधियों के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि भाई हमें कारण का पता लगाना और फिर उसका समाधान करना है। तो निदान करना है, फिर उपचार आपका करना है। यदि आप रिजल्ट को देखकर ही आप निराश हताश होते रहेंगे तो फिर कभी भी आप दोस्तों उस चीज़ से जीत नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, जो भूलने की बीमारी है इसको भूल जाइए, तभी आप याद रख पाएंगे। और जिनके 15 से सही कम सही हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी दोस्तों हताश नहीं होना है, लगातार उनको क्वेश्चन सीरीज देनी है। मेरी जो क्लासेस चल रही हैं उनको दोस्तों आपको लेना है। अभी दोस्तों शुरुआत है, अभी शुरुआत कर दीजिए। काफ़ी अभी आप यूँ मत समझिए कि काफ़ी टाइम है, इधर उधर आप भटकने में ये समय आपने लगा दिया तो फिर आपको कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा। एक जगह आप निश्चित एकाग्रचित होकर के एक जगह से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मैं दोस्तों आपके प्रत्येक प्रश्न का आपकी कोई समस्या हो वो आप बताइएगा, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप कहीं तैयारी एक जगह तो शुरू कीजिए। आपने 10 किताब ले ली लेकिन एक एक बार यदि पढ़ ली तो क्या फ़ायदा है। 10 किताबों वही है, किसी में एक क्वेश्चन ज़्यादा, किसी में एक क्वेश्चन कम। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि पूरी किताब आपने नहीं पढ़ी ढंग से और 50 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो फिर क्या फ़ायदा है। ऐसी 10 किताबों में 9 किताबों में आग लगा दीजिए। एक किताब खरीदिए या एक चैनल से दोस्तों तैयारी कीजिए,
ठीक है, मैंने आपको कह दिया है कि यदि आपका सभी का प्यार सपोर्ट पूरा मिलता रहेगा दोस्तों, मैं आपको दोस्तों कोशिश करूँगा कि आपके सेकंड ग्रेड का सारा पाठ्यक्रम है वो मैं आपको करा दूँ। यदि 100 कमेंट्स दोस्तों फर्स्ट ग्रेड वालों के हो जाते हैं तो मैं उनका भी दोस्तों करवाने का प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला है पसंद आ रही होगी। आपका क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट दोस्तों बताते रहें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आप तो मेरी जो पढ़ाई है उसके बारे में जान जाते हैं, वीडियो आ जाती है, लेकिन मुझे आपके बारे में पता कमेंट के माध्यम से चलता है कि भाई आपके अंदर है वो क्या चल रहा है, जिससे कि मैं है अपनी जो रणनीतियाँ हैं उसमें सुधार करूँ, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, किस प्रकार क्लास है, कब अपलोड करनी है। तो ये सारा दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स के माध्यम से पता चलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, और यदि दोस्तों आपको पसंद आ रही हैं, मेरी मेहनत आपको लग रही है कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत थोड़ी सी कर रहा हूँ, तो दोस्तों लाइक कर दिया करें, वीडियो को जहाँ भी हो सके दोस्तों शेयर कर दिया करें, जिससे कि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़ सकें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्वेश्चन सीरीज में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।